नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त कोरोना को लेकर के पूरे देश में क्या स्थिति है, हम आपको वो बताने की कोशिश करने वाले हैं। बताएंगे कि कहां दवाई है, कहां ढिलाई है और इस वक्त एक बार फिर से सांसों पर कैसे संकट आई है। देश भर में अगर आज की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में आज थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 3,23,144 नए केस सामने आए थे, जो कि कल 3,52,000 थे। लेकिन 2,771 लोगों की इस 24 घंटे में मौत भी हुई। हालांकि राहत की बात भी इन सबके बीच सामने आई कि 24 घंटे में 2,51,827 मरीज ठीक भी हुए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि एक दिन में 2,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक एक दिन में ठीक हुए मरीजों का भी ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 28,82,204 पर पहुंच गई है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,76,36,307 हो गई। इसमें से 1,97,894 लोगों की अब तक पूरे देश में कोरोना की वजह से ही मौत हो चुकी है। बता दें कि कल ही देश में 3,52,991 नए मामले सामने आए थे, जबकि 2,812 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। आज की स्थिति क्या है वो हम आपको 5 तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे में कितने केस सामने आए, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों की मौत हुई, यह हमने आपको दिखाने की कोशिश की। इस बीच एक अहम खबर यह है कि कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आज सुनवाई हो रही है और आज केंद्र सरकार की ओर से दरअसल जवाब दाखिल किया गया। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम सफल होते हैं तो राष्ट्र सफल होता है। यह राजनीतिक कलह का वक्त नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह राष्ट्रीय नीति से जुड़ा मामला है, इसीलिए हमें दखल देना पड़ा। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति है और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के अलग अलग दामों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि यह संकट का वक्त है, इसको भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा था। वैक्सीनेशन, दवाओं की सप्लाई, लॉकडाउन के फैसले और कोरोना से निपटने के प्लान को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना था, क्योंकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनवाई हुई थी इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार को इस पर आज अपना नेशनल प्लान बताना था कि आखिर पूरे देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए उसके पास एक राष्ट्रीय प्लान क्या है। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, आज क्या कुछ इस वक्त भी हो रहा है कोर्ट में? जी प्रभाकर, ऑडियो नहीं आ रहा है। जी प्रभाकर, क्या आप तक आवाज पहुंच रही? शायद प्रभाकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर मिश्रा लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, वो हमको इस हर खबर की इससे जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की ओर से एक बाकायदा विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई है आज सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र ने कहा है कि हम सफल होते हैं तो राष्ट्र सफल होता है। और आज बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि यह राजनीतिक कलह की स्थिति नहीं है, यह ऐसा वक्त नहीं है कि जब हम राजनीतिक कलह में उलझें। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई जारी है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और नेशनल प्लान मांगा था, इसको लेकर के कोई रोड मैप रखा गया क्या? देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही है कि हमने एक विस्तृत जवाब दाखिल किया है और उसमें वो बातें सारी हैं जो कोर्ट ने मांगा हुआ था। तो अभी कोर्ट ने उस जवाब को पढ़ा नहीं है और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का जो जवाब है उसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद 2 दिन सुनवाई करेंगे, राज्य सरकारों को भी सुनना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि हमें जानना है नेशनल पॉलिसी क्या है, हमें जानना है कि ऑक्सीजन को लेकर हालत क्या है, हमें जानना है कि जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या है, और तीसरी बात ये कि वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिसी क्या है। वैक्सीनेशन के जो अलग अलग रेट्स हैं, राज्यों के अलग, केंद्र सरकार के लिए अलग, ये भी मामला उठा। लेकिन आज एक सकारात्मक बात और हुई है सुप्रीम कोर्ट से,
वो ये कि तूतीकोरिन में जो वेदांता का प्रोजेक्ट है, वहां पर तो 3 साल से प्रोजेक्ट बंद है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि अगर उसे इजाजत दी जाती है दोबारा खोलने के लिए उस प्लांट को, तो वहां पर वो ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे और इस तरह से देश में जो ऑक्सीजन की समस्या है उसे वो दूर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए तूतीकोरिन के वेदांता के उस प्लांट को अनुमति दे दी है और वेदांता ने कहा है कि 10 दिन के भीतर 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। और वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि हम ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई देश में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, मुफ्त में करेंगे। तो ये एक बड़ी बड़ी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे मामले में आई है। और तीसरी एक बड़ी बात जो मैं कहूं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से आई है, वहां पर इस बात पर सवाल उठाया गया है और वो ये कि किस तरह से कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को ये जो रेमडेसिविर है जो कोरोना के मरीजों को लगाया जा रहा है, जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ पूरे देश में, तो आम लोगों को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कुछ राजनेताओं को कैसे उपलब्ध हो जा रहा है। तो उसमें एक अहमदनगर के बीजेपी सांसद है, उसका रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जब खुद दिल्ली ही रेमडेसिविर के लिए दिल्ली में लोग उलझ रहे हैं, वैसे में अहमदनगर के एमपी को किस तरह से ये वैक्सीन इतना आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो ये कई सवाल हैं। इन सवालों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं पॉलिसी क्या है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले को ज्यादा समय तक उलझा कर नहीं रखेंगे, लंबित नहीं रखेंगे, 2 दिन बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अभी सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट दी गई है, उसे अभी कोर्ट पढ़ेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर। तो ये स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा अब देश भर में ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या रियलिटी है, किस तरीके की स्थिति है, कहां पर दवाई है, कहां पर क्या कमी है। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर्स का एक बड़ा ग्रुप मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर क्या हालात हैं। लेकिन दिल्ली में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है, उसके बारे में बताएंगे। दिल्ली से इस वक्त देखिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं, आपको इस वक्त नजर आ रही हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। वहीं मेरे साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी, माफ कीजिएगा राकेश चतुर्वेदी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहीं केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी जयपुर से मौजूद हैं और इसके अलावा मुंबई से दीपक दुबे मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जल्दी से मैं पल्लवी आपका रुख करना चाहूंगा दिल्ली में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, लगातार यहां पर स्थिति ग्राउंड पर खराब हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने थोड़ी कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से वो थोड़े से संतुष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पर भी ऐसी स्थिति है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जरा दिल्ली में कोरोना के विकराल रूप की स्थिति की बात कर ले कि रोजाना इसके मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं, उसमें आज थोड़ी कमी सामने आई है। 20,000 नए मामले सामने आए। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि इन 24 घंटों में टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं हुए। जहां पिछले दिनों में दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे थे, बीते दिन महज 57,000 टेस्ट किए गए, जिनमें 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है और पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। पल्लवी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। देखिए अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे, तमाम स्थितियों के बारे में कह रहे थे कि कंटेनर्स भी आ रहे हैं, हम प्लांट्स भी लगाएंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं, आईसीयू बेड्स को कैसे ठीक किया जाए, उनकी किल्लत कैसे दूर की जाए, उस पर भी अब काम हो रहा है। लेकिन क्या वाकई ये जो प्रोसेस में चीजें हैं वो जमीन पर अभी कुछ उसका असर दिख रहा है, कुछ फायदा नजर आ रहा है लोगों में? देखिए साउद, जितनी भी बातें अभी कही जा रही हैं, चाहे वो कोर्ट के अंदर कही जा रही हों, चाहे मीडिया को बताया जा रहा है, इस सब में अभी एक ही लाइन समझ में आती है कि हुजूर ने बहुत देर कर दी, बहुत हुजूर आते आते। जितनी सरकारें हैं 1.5 साल से लगी हुई हैं इस पूरे कोरोना काल में काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ऐसा पीक हमने देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर तो सवाल उठेंगे ही। आज वो कह रहे हैं कि 44 प्लांट जो हैं वो 1 महीने के अंदर लगाए जाएंगे, 8 प्लांट 1 हफ्ते में लग जाएगा, तो ये पहले क्यों नहीं तैयारी हुई? सवाल तो ये है। अभी भी अगर आपने पूछा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो आपने कर्फ्यू तो लगा दिया, कर्फ्यू को बढ़ा भी दिया है, लेकिन हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और शायद मैं तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाऊं साउथ कि देखिए अमूमन जब सैटरडे संडे की भीड़ जो होती है उसी तरीके की भीड़ मुझे यहाँ दिख रही है। लोग आराम से आ जा रहे हैं, लोग आराम से बातें कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार अगर हो सके तो आप अपने पीछे की तस्वीर दिखाइए
कि कैसे यहाँ पर देखिए लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आराम से बातें कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बेड के नाम पर देखिए लगातार अभी कह रहे हैं कि हम बेड्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये जरूर कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये चीजों को कम कर देंगे, लेकिन यही तैयारी अगर पहले हो गई होती तो शायद ये स्थिति जो काफी ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है आपके आसपास, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ठीक है बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होगी, लेकिन जरूरी सेवाओं की छूट है। जरूरी काम से अगर आप जाते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा। लेकिन आखिर क्या ऐसी स्थिति है कि लोग, क्या हर दूसरे आदमी को बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वहां पर काम आ रहा है? ठीक है, मैं आ रहा हूं पल्लवी, जरा आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन इन सब के बीच जरा मुंबई की स्थिति की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई से एक राहत की खबर आई। यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रही है। पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 अप्रैल को जो 17.21 था, 24 को और कम हुआ, ये 24 को 14.82 पहुंच गया, 25 को फिर 13.75 पहुंच गया, और 26 अप्रैल यानी कल 13.68% पॉजिटिविटी रेट हुआ। यह पॉजिटिविटी रेट का मतलब कि जितने लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें संक्रमित लोगों का आंकड़ा, उसका फीसद। मुंबई जल्दी से रुक कर लेते हैं। दीपक, ये क्या ऐसा किया गया, क्या ऐसी वजह है कि मुंबई में पॉजिटिविटी रेट गिर रहा है? यह अपने आप में बहुत सार्थक खबर भी है और शायद दूसरे राज्यों को सीखने वाली भी खबर है। जी, जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे थे, अगर मार्च के आखिरी हफ्ते की बात की जाए और अप्रैल महीने की बात की जाए, उसको देखते हुए मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार की तरफ से ब्रेक द चेन के तहत मुहिम चलाई गई थी, और ऐसे में लोकल ट्रेनों में जो चलने वाले लोग थे उनमें कहीं ना कहीं कटौती की गई। इसके साथ साथ जो सड़कों पर ज्यादा भीड़ निकलती थी उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया, उससे कहीं ना कहीं एक राहत की खबर मिली। उसके साथ साथ टेस्टिंग की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई, और यही वजह है कि आंकड़ों में लगातार कमी आई। जहां पर अगर बात की जाए पिछले 3 से 4 दिनों की, जो आंकड़ा 60,000 के पार जा रहा था महाराष्ट्र का, वो अब आंकड़ा जो है वो 30 से 35,000 और 40,000 के करीब आ चुका है। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए, 10 से 12,000 पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे महज। अब जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो 3500 से 3600 केसेस आए, जिसमें से 70 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दीपक जल्दी से ये बता दीजिए कि दिल्ली में स्थिति ये है कि दिल्ली में भी ये आंकड़ा दिख रहा है कि 20,000 हो गया, लेकिन असल में वहां पर टेस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन मुंबई में तो और महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग कम हुई हो। जी, विपक्ष का आरोप है, कल ही विपक्ष ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा टेस्टिंग कम की जा रही है, और यही वजह है कि आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, राज्य सरकार को यह क्लियर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े, अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो आंकड़ों में भारी उछाल देखा गया था, लेकिन महज 2 दिनों में मुंबई के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 10 से 12,000 के करीब में आंकड़े आ रहे थे, जो महज 3500 से 3600 रह गए। तो आखिर क्या 2 दिनों में इस तरह का बदलाव देखा गया है? क्योंकि लॉकडाउन जो है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लगाया गया है। पहले धारा 144 लगाई गई थी 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि 3500 का आंकड़ा आना सिक्के का एक पहलू ये भी, लेकिन और इसको भी देखना और समझना जरूरी है। मैं आऊंगा दीपक आपके पास, क्योंकि जल्दी से राजस्थान का रुख कर लेते हैं। यहां पर कोरोना संकट पर फिलहाल जो नया अपडेट है वो ये है कि प्रदेश के मंत्रियों का एक दल दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और एसीएस सुधांशु पंत ने ओम बिरला से आज दिल्ली में मुलाकात की। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जरा राजस्थान की स्थिति भी देख लीजिए कि नए केस 24 घंटे में 16,438 हैं, और 24 घंटे में 84 लोगों ने प्रदेश में, राजस्थान में दम तोड़ा। 6,416 लोग बीते 24 घंटे में ठीक हुए, और एक्टिव केस इस वक्त भी जो राजस्थान में कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या है 1,46,640। श्री वसंत, इस पर मैं जल्दी से आपसे रिएक्शन लूंगा कि आज जो मुलाकात हुई है वो किस मामले में हुई, क्या मुद्दा था, किस वजह से ये मुलाकात की गई, और ये जो आंकड़े अभी मैं जिक्र कर रहा था उसके हिसाब से तो राजस्थान की भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली भेजा ताकि वे ऑक्सीजन और जीवन रक्षक जो रेमडेसिविर को जिसे अभी कहा जा रहा है उसकी मांग कर सके। परिवहन मंत्री से मिलेंगे नितिन गडकरी, रेल मंत्री से मिलेंगे पीयूष गोयल से, स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे, क्योंकि परिवहन भी जरूरी है और दवाइयों की आपूर्ति भी जरूरी है। तो ऐसे में 3 मंत्रियों का दल राजस्थान से गया हुआ दिल्ली में मंत्रियों से मिलने। राजस्थान से बीजेपी के 24 सांसद हैं और एक आरएलपी का सांसद है। इन सभी सांसदों पर भी लगातार दबाव बन रहा है कि वे केंद्र सरकार के पास जाएं और राजस्थान के लिए दवाई और सामग्री लेके आए। लेकिन सड़कों की बात की जाए, यहाँ देखिए पलायन अभी भी जारी है। लोग सड़कों पर बैठे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार ने निजी कार को या निजी वाहनों को जिलों में जाने से रोक दिया, यानी कि जिलों के बॉर्डर सील कर दिए गए, लेकिन सरकारी बस चल रही है। तो इस तरह की तमाम चीजें जिनके चलते लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। 84 मौत होना अपने आप में बड़ी बात है और जयपुर में भी हर रोज 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालांकि ये राहत की बात ये रही है कि लगातार चल रहे कर्फ्यू के चलते राजस्थान में कम से कम मैं जयपुर की बात करूं तो पिछले 2 दिन में आंकड़े जो पॉजिटिव संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उनमें कुछ कमी आई है, लेकिन ये कुछ कमी ही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 71% रिकवरी दर है राजस्थान की ठीक होने की, यानी कि अभी भी अस्पताल में बेड फुल है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है और ये जमीनी हकीकत है जिसका कोशिश कर रही है कि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन रहे, स्मूथ रहे और इसीलिए मंत्रियों का ये समूह जो है इस वक्त दिल्ली आया है। लेकिन जल्दी से अगर गुजरात की बात कर ले तो गुजरात की स्थिति क्या जरा देख लेते हैं, क्योंकि गुजरात में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच 9 और ऐसे शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले पूरे गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू था और अब 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, यानी कि 29 शहर हो गए जहां पर नाइट कर्फ्यू है। और नाइट कर्फ्यू के दौरान कल यानी कि 28 अप्रैल रात 8 बजे से 5 मई सुबह 6 बजे तक इन्हें लागू किया गया है इस नाइट कर्फ्यू को। तो भूपेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अगर गुजरात की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य गुजरात है। इस स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे आगे के स्टेप्स लेने की जरूरत है या फिर कुछ आंकड़ों में कमी या फिर कुछ राहत वाली बातें आ रही हैं सामने? देखिए, नाइट कर्फ्यू के अलावा और आगे जो आपने कहा कि और क्या कदम उठाने हैं, उसको लेकर इस समय गुजरात में 2 बड़ी घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं तमाम उच्च अधिकारियों के साथ और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में संज्ञान लेकर इस मामले को लेकर कोरोना के चलते जो तमाम लापरवाहियां देखी जा रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सुनवाई भी चल रही है। राज्य सरकार ने अपनी बैठक में ये फैसला ले लिया कि 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू अब रहेगा। पहले 20 शहर थे, उसमें अब 9 और शहर शामिल कर लिए गए हैं और जिसमें कड़े नियंत्रण के साथ में ये नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसके अंदर तमाम जो और भी कड़क नियंत्रण जो है वो लागू किए जाएंगे, जिसके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिम है, स्विमिंग पूल्स है, सिनेमा है और तमाम इस तरह की जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। जो राज्य परिवहन की बसें हैं वो भी 50% क्षमता के साथ में ही ऑपरेट होगी। इसके अलावा APMC जो है उसमें सिर्फ फ्रूट और सब्जियां जो हैं उनके ही आने जाने को अलाउड किया जाएगा। तो इस तरह के कड़े नियंत्रण भी लागू किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अदालत लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है कि अगर 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है तो सिर्फ 16,000 क्यों मिल रहे हैं? राजनेता मास्क पहनने में लापरवाही क्यों कर रहे हैं? लोगों को अभी भी अस्पतालों में बेड क्यों उपलब्ध नहीं हो रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल अजीब विडंबना है। हाई कोर्ट चल रही है, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, फटकार लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा असर अभी दिख नहीं रहा है। और गुजरात में तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, उसके बावजूद जैसे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन किया गया, क्या गुजरात में भी इसकी जरूरत नहीं थी? ये अपने आप में अहम सवाल है। भूपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जल्दी से रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल रहा है और यहां पर जो उसकी दर है वो कम नहीं हो रही है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद जो पॉजिटिविटी रेट राज्य में है उसमें कोई गिरावट नहीं आई है, यानी कि जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण होने का जो दर है वो अभी भी वैसी है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 23% के आसपास अब भी बना हुआ है
और यही चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नए केस जो 24 घंटे में सामने आए उसकी संख्या भी ज्यादा है, 12,686। 24 घंटे में 88 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस इस वक्त पूरे प्रदेश में 92,534 हैं। लेकिन जो हम बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट लगातार 23% के आसपास बना हुआ है। लगातार सख्ती बरतने के बावजूद कई शहरों में सख्तियां बरती गई हैं, उसके बावजूद। राकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। राकेश, जरा मध्य प्रदेश की स्थिति बताइए कि इतनी सख्ती की जा रही है, लगातार स्टेप्स उठाने की बात की जा रही है, उसके बावजूद संक्रमण की दर में कमी क्यों नहीं आ रही है? क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू हुए पूरा एक पखवाड़ा बीत चुका है। कोरोना कर्फ्यू अकेले शहरों में लागू नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है। और जो हम संक्रमण की दर की बात करें, यदि आज की बात कर ली जाए तो 23.7%, जो कल की बात करें तो 23% थी। और यदि एक पखवाड़े पीछे चले जाए, यानी हम 12 अप्रैल की बात करें तो संक्रमण की दर 19.3% थी। एक तरफ कर्फ्यू है, तमाम जो सख्ती है, वहीं संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। यानी कह सकते हैं कि किस हद तक इस कम्युनिटी में किस हद तक कोरोना फैल चुका है। और ये कर्फ्यू के बावजूद शायद लापरवाही है जिसकी वजह से ये संक्रमण बढ़ रहा है। क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सरकार का जो फोकस है दरअसल एक जगह नहीं है। सरकार का फोकस बटा हुआ है और बटा हुआ जो फोकस है वो प्रॉपर नहीं है। सरकार का फोकस तब बढ़ जाता है जब संक्रमण फैलता है तो उस पर पूरा फोकस कर दिया जाता है। जब अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं होती तो पूरे अफसर हैं अस्पतालों में बेड्स जुगाड़ने में लग जाते हैं, और जब बेड्स हो जाते हैं फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की ओर फोकस किया जाता है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता। यानी ट्रांसमिशन को रोकना है तो गैदरिंग रोकनी होगी। लेकिन हमने वो भी तस्वीर देखी थी राकेश, जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐलान कर रहे थे रथ पर सवार होकर के कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लेकिन आसपास ही उनके भीड़ थी। देखिए, बिल्कुल एक जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो खामी है वो इसी बात को लेकर है कि कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर हैं कि कर्फ्यू का पालन कराने के लिए प्रॉपर जो प्रशासन और नगर निगम और जो छोटी छोटी इकाइयां मैदान में होना चाहिए वो मैदान में नहीं है। अभी भी राजधानी भोपाल में कई जगह जाम की स्थिति है, पुलिस को तैनात कर दिया गया। पुलिस रोक कर बाकायदा लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस रोक कर वहां पर एक के बाद एक लगातार गाड़ियां पीछे करवाती जा रही है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी कह सकते हैं कि चाहे मास्किंग को लेकर के क्या स्थिति है रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं या फिर मास्किंग को लेकर के आप ग्राउंड पर क्या देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हम ग्राउंड की रिपोर्ट की बात करें तो सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी नियम किससे चाहे हम जो है संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए नियमों की बात करें या फिर मरीजों के उपचार के लेकर नियमों की बात करें, हर स्तर पर खामी हो रही है। और ये खामी ही एक बड़ा ये कारण है कि और यही बात है, लोगों को ये समझना होगा कि उनकी अपनी कितनी जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपने घर वालों के, परिवार और अपने बुजुर्गों के प्रति। और सेल्फ लॉकडाउन लगाइए, सेल्फ क्वारंटीन होइए और सेल्फ आइसोलेट होइए। अपने आप को ही आपको सबसे ज्यादा खतरे से बचाना है। और जल्दी से मैं दीपक आपका रुख करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम देखिए ग्राउंड पर बात कर रहे थे और हम ये बात कर रहे हैं, मुंबई की एक तस्वीर, एक खबर आज जो सबको राहत देने वाली थी कि भाई 3800 से कम मामले सामने आ गए। सिर्फ अकेले मुंबई में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। लेकिन एक जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या वहां पर सरकार की तरफ से आंकड़ों को लेकर के ट्रांसपेरेंसी है? क्योंकि हम दिल्ली में तो देखते हैं कि रोज उसके आंकड़े आते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाता है कि कितनी पॉजिटिविटी रेट है, कितने। हम ये जान पा रहे हैं कि 1 लाख टेस्ट हो रहे थे और कल 57,000 टेस्ट हुए। क्या मुंबई में और महाराष्ट्र में ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है? जी, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अभी जवाब दिया है कि टेस्टिंग जो कम हुई है जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उस पर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि टेस्टिंग कम हुई है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। वो आला अधिकारियों से इस बाबत मीटिंग करेंगी, बात करेंगी और जानने की कोशिश करेंगी कि जो आंकड़ों में कमी आई है क्या इसके पीछे टेस्टिंग एक वजह है, क्योंकि विपक्ष लगातार आंकड़े दिए जा रहे हैं। मुंबई की मेयर ने ये अभी कुछ समय पहले ही साफ कहा है कि हम इसके बारे में
जी इस बारे में आपको बता दूं कि कल जो टेस्टिंग हुई थी उसमें जो आंकड़े आए थे वो बीएमसी की तरफ से जारी किए गए थे। उसमें 3670 के करीब में पॉजिटिव रेट सामने आया था। तो क्या ये पूरी टेस्टिंग जिस तरह से बड़े पैमाने पर पहले की जा रही थी, क्या उस तरह से की गई है? इस मामले में अब मुंबई की मेयर जो है वो अधिकारियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगी कि बड़ी संख्या में टेस्टिंग हुई है जैसे पहले की जा रही थी, या फिर कम टेस्टिंग की गई जिसकी वजह से ये आंकड़ों में कमी देखी गई है, जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि मुंबई अब एक हालात में सुधरती हुई नजर आ रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं अब पूछताछ की बात सामने आ रही है कि पूछताछ की जाएगी अधिकारियों से। ऐसा हो सकता है क्या कि परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश हो, अब आंकड़ों के जरिए हालात बेहतर बताने की कोशिश हो, यह हो सकता है क्या? जी जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है और राज्य सरकार को भी आने वाले समय में तमाम जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसका भी सामना करना है, तो ऐसे में जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, राज्य सरकार के जो तमाम बड़े मंत्री हैं उनको इस बाबत सफाई देनी होगी और अधिकारियों से भी बात करनी होगी। जो उन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया है, बीएमसी के कमिश्नर हैं, मुंबई की मेयर हैं, उन सभी से ये बारे में बातचीत करनी होगी और अधिकारियों से भी ये जानना होगा कि क्या वाकई में टेस्टिंग में कुछ कमी आई है। अगर कमी आई है, ये नंबर्स भी आने जरूरी है, कम से कम ये चीजें साफ हों तब तो कम से कम समझ में आए कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन हम जब पॉजिटिविटी रेट के बारे में देखते हैं, हम ये देखते हैं कि संक्रमण की दर में कमी आ रही कि नहीं आ रही है, तो वो तो कम से कम वहां पर राहत दिखाई देती है। लेकिन भूपेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा जल्दी से अहमदाबाद की, क्या गुजरात में इसको लेकर के क्या स्थिति है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इस पर कितना काम हो रहा है? देखिए इन तीनों विषयों पर पूरी तरह से काम हो रहा है। टेस्टिंग की जा रही है, खूब की जा रही है। यहाँ पर अलग अलग मैदानों के अंदर ड्राइव थ्रू टेस्टिंग की जा रही है, जिसके अंदर लोग अपनी कारों में बैठे रहते हैं और वहीं पर उनका टेस्ट हो जा रहा है। टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, और सिर्फ टेस्टिंग के आंकड़ों को लेकर नहीं, जो मौत के आंकड़े हैं उनको लेकर भी लगातार विपक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, सच्चाई जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शमशानों में आप जाते हैं तो कई दिनों का, घंटों का वेटिंग दिखाई देता है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं और आंकड़ा आता है 150, और शमशान में जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो अंतिम क्रियाएं जाती है वो 200, 250, 300 से भी ज़्यादा ऊपर होती हैं। तो ये एक कहना कहीं ना कहीं अपने आप में शंका पैदा करता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या वो सही हैं? आंकड़े जारी जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। टेस्टिंग की जा रही है, जगह जगह पूरे शहर में कैंप लगाए गए हैं, कोरोना कैंप लगाए गए हैं जिसमें एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा आरटीए पीसीआर के लिए अलग अलग डोम खड़े किए गए हैं, वो टेस्टिंग की जा रही है। जितने भी अर्बन हेल्थ सेंटर है वहां पर भी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो मौत के हों, चाहे वो पॉजिटिविटी जो है, वो सही है या नहीं है, इस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय भी है कि जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, वो कितने सही हैं, कितने रिलायबल हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी जरूरी है और उसी के बाद ये समझ में आ सकेगा कि आखिर स्थिति क्या है। लेकिन श्रीवत्सल, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं, हालांकि ये हर जगह की स्थिति है और हर जगह से इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि क्या जो टेस्ट किट्स हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट की किट्स है, इसकी कमी की भी बात आ रही है और बाकायदा नजर आ रहा है कि शायद इसकी भी कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, इस वजह से टेस्ट कम हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? राजस्थान में क्या स्थिति? जी देखिए, कम से कम आरटीपीसीआर टेस्ट की कमी नहीं है। यहाँ पर सरकार ने उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में दाम तय कर दिया, 300 रुपए में अब कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में फ्री है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के पास इस वक्त 1 लाख हर रोज टेस्ट करने की क्षमता है, लेकिन किए जा रहे हैं 60 से 70 हजार, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से जानती है जितने ज्यादा टेस्ट होंगे, लोग यदि संक्रमित आएंगे तो अस्पतालों की ओर भागेंगे। तो पहले से ही जहां अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाई नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, तो ऐसे में कहीं और हालात बिगड़ नहीं जाए, ऐसे में टेस्ट को कम कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, टेस्ट कम कराया जा रहा है, क्षमता से करीब 60% ही टेस्ट हो पा रहे हैं। ऐसे में आप देखिए, लोग जो हैं पलायन की यहाँ स्थिति नजर आ रही है। लोग सड़कों पर बैठे हैं, बसों का इंतजार कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, क्योंकि अब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज 16,000 से ज्यादा मामले, 84 या 80 से ज्यादा लोगों की मौत
ये अपने आप में लोगों को डराने वाला आंकड़ा है। तो लोगों में चिंता की बात यही है, लेकिन फिर भी अब लोगों में जागरूकता थोड़ी थोड़ी आने लगी है। अपने वे जैसे ही उन्हें थोड़ा सा हल्का सा बीमार नजर आते हैं, वे अपने परिवार के साथ चले जाते हैं जांच के लिए। लेकिन जांच सेंटर में कई सेंटर को बंद करना पड़ गया था, क्योंकि न तो हर राज्य में आखिर कहां दवाई और कहां ढिलाई है, और सिर्फ सिक्के का एक पहलू नहीं बल्कि सिक्के के दूसरे पहलू पर भी हमने बात करने की कोशिश की कि असल में इन आंकड़ों और इन स्थितियों के पीछे की भी कोई वजह तो नहीं है। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।